हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सतवीर सिंह और आप देख रहे हैं जी के क्रोमा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आने चैनल से जुड़ी हुई आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक, इम्पोर्टेंट साइंटिफिक लॉ एंड थ्योरीज। ये आज हम इस टॉपिक में ऐसे लॉ और थ्योरीज देखेंगे जो आपके हर एग्जाम में से जुड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड या थ्योरी से जुड़े हुए क्वेश्चन कई टाइप से पूछ लिए जाते हैं। और इससे जुड़े हर क्वेश्चन लगभग आपके एसएससी हो, आरआरबी हो, बैंक एग्ज़ाम हो या कई बार यूपीएससी एग्ज़ाम उनमें भी पूछे जाते हैं। तो किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए एक काम आने वाले बेसिक लॉ है जो आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे लॉ। तो इनमें हम देख लेते हैं नॉर्मली कौन कौन से लॉ हम पढ़ेंगे। जैसे न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे, हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे और बर्नौली में गैसों के जो लॉ है, रमन इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट और भी कई लॉ हम पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक साइंटिफिक लॉ और साइंटिफिक थ्योरी होती क्या है, क्या डिफरेंस होता है। तो साइंटिफिक लॉ क्या होता है, साइंटिफिक लॉ डेफिनेशन से देखेंगे तो विज्ञान में एक कानून एक सामान्य नियम है जो एक मौखिक या गणितीय कथन के रूप में टिप्पणियों का एक निकाय समझाता है। तो ये क्या है, विज्ञान में रूल एक नॉर्मल लॉ है जो क्या होता है मौखिक या गणितीय रूप में, जो मैथमेटिकल या वर्बल एक्सप्रेशन के रूप में होता है और जो क्या समझाता है, एक्सप्लेन द बॉडी ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो किसी भी बॉडी जो ऑब्जर्वेशन है मीन्स इसका मीन्स है जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन होती है उनको मौखिक या गणितीय रूप से दर्शाता है। तो वैज्ञानिक कानून क्या है, एक प्राकृतिक नियमों के रूप में भी जाना जाता है इसको। ये इम्प्लाई होता है किसके बीच, इसके कारण और प्रभाव के बीच हमेशा इसकी शर्तें एक समान होनी चाहिए इसके लिए। तो सिंपली एक साइंटिफिक लॉ क्या है, ये किसी भी ऑब्जर्व फिनोमेन उसका मैथमेटिकल और वर्बल एक्सप्रेशन है जो एक्सप्लेन करता है उसके एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन उस बॉडी के। तो इसको आगे देखते हैं। ए साइंटिफिक लॉ इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जर्व फिनोमेन, इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई द फिनोमेन एग्जिस्ट और व्हाट कॉज इट। तो सिंपली एक साइंटिफिक लॉ किसी भी ऑब्जेक्ट फिनोमेन है उसके डिस्क्रिप्शन होता है, ये हमें ये एक्सप्लेन नहीं करता कि वो फिनोमेन क्यों एग्जिस्ट करता है और उसका व्हाट कॉज इज, इसकी कॉज क्या है। और द एक्सप्लेनेशन ऑफ फिनोमेन इज कॉल्ड साइंटिफिक थ्योरी। और जो इसके एक्सप्लेनेशन देगा हमें उसको बोलते हैं हम साइंटिफिक थ्योरी बोलते हैं। कि जो भी इस नियम की हमें एक्सप्लेनेशन देगा उसे बोलेंगे हम साइंटिफिक थ्योरी। और जो एक्सप्लेनेशन नहीं देगा केवल हमें बताएगा कि ये क्या है, किसके द्वारा, एक मैथमेटिकल और वर्बल एक्सप्लेनेशन के द्वारा। जो मैथमेटिकल और वर्बल एक्सप्रेशन होते हैं उसके द्वारा हम दिखाएगा कि ये क्या है। कोई भी ऑब्जेक्ट फिनोमेना है तो उसके बारे में बताएगा कि ये क्या है, सिंपली इतना है। तो सामान्य तौर पर वैज्ञानिक कानून साइंटिफिक लॉ क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन का एक डिस्क्रिप्शन होता है जो एक्सप्लेन करता है उसके एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन उस बॉडी के या कोई भी ऑब्जेक्ट फिनोमेना उसके, जो एक हमें ऑब्जेक्ट फिनोमेना होगी उसके। यह स्पष्ट नहीं करता कि घटना क्यों मौजूद है और इसके कारण क्या है। किसी घटना की व्याख्या करने वाले सिद्धांत को क्या बोलते हैं हम, वैज्ञानिक सिद्धांत, साइंटिफिक थ्योरी। जो क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। सिंपली साइंटिफिक लॉ व्हाट को दर्शाता है और साइंटिफिक थ्योरी व्हाई। साइंटिफिक लॉ होता है वो मैथमेटिकल और वर्बल एक्सप्लेनेशन देता है किसी भी ऑब्जेक्ट फिनोमेन की, और साइंटिफिक थ्योरी होती है वो एक्सप्लेनेशन देती है। तो सिंपली ये इनमें हो गया डिफरेंस एक साइंटिफिक लॉ और थ्योरी में। तो आप आगे से कभी कंफ्यूज मत होना कि एक साइंटिफिक लॉ और साइंटिफिक थ्योरी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या बताता है कि
कि इट स्टेट दैट अ बॉडी व्हेन wholly or partially immersed in a liquid experience an upward thrust which is equal to the weight of liquid displaced by it. Thus the body appears low as a part of its weight. This loss in weight is equal to the weight of liquid displaced by the body. सिंपली आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है कि जब किसी बॉडी को होली या पार्शली मीन्स आंशिक रूप से या पूरी तरह से डुबोया जाता है, तो वो क्या करती है, एक अपवार्ड थ्रस्ट, उसके ऊपर एक ऊपर की ओर जोर लगाने वाला या ऊपर की ओर एक बल महसूस होता है, जो क्या होता है, उसके जितना उसने वाटर लिक्विड को डिस्प्लेस्ड किया है, हटाया, उसी के वजन के बराबर होता है। सिंपली ये कहता है कि किसी बॉडी को आंशिक या पूरी तरह डुबोने पर उस पर एक अपवार्ड थ्रस्ट महसूस होता है, जो कि उसके द्वारा हटाए गए लिक्विड के वजन के बराबर होता है। तो इस कारण क्या होता है, इसमें बॉडी में हमें आभासी वेट का लॉस भी दिखाई देता है, जो कि उसके द्वारा हटाए गए लिक्विड के लॉस के, लिक्विड का जो वेट है उसके द्वारा हटाए गए लिक्विड के वेट के बराबर होता है। जितना उसने लिक्विड को हटाया है और उसका हटाए गए लिक्विड का जो वेट है उसी के इक्वल उसमें वेट का हमें अपैरेंट लॉस दिखाई देगा, आभासी लॉस। तो हम इसको आगे देखते हैं एक डायग्राम से कि ये एक वेट मीटर है, ये साथ में इसके वेट अटैच है। ये एक हमारी लिक्विड से भरी हुई कैन है या टब मान लो। तो ये इसके साथ अब अगर हम इस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के लिए, तो जब हम इस वेट को इसमें डुबोएंगे, इमर्स करेंगे, तो हमने इसको डुबोया, तो इसके द्वारा हमें 4 kg इसने वाटर को डिस्प्लेस्ड किया है। इसके द्वारा इस वेट 10 kg वेट के द्वारा 4 kg वाटर हटाया गया है, 4 kg वाटर इसने हटाया है, ये 4 kg वाटर इसने हटाया है। तो जब ये 4 kg वाटर हटाएगा तो इसके कारण इसके इक्वली इस पर बॉयंट फोर्स, जो उत्प्लावक बल होता है लिक्विड में, जो तैरने के लिए, किसी वस्तु तैरने के लिए या डुबोने के लिए एक बल लगता है ऊपर की ओर, उसको बोलते हैं हम उत्प्लावक बल, बॉयंट फोर्स। तो वो इस पर लगता है, जितना इसका वेट है, जितना इसने हटाया है उसी के इक्वल में एक अपवार्ड थ्रस्ट या बॉयंट फोर्स इस पर लगेगा। तो इसके कारण इसने अगर 4 kg हटाया है, 4 kg वाटर को हटाया है, तो इस पर 4 kg बॉयंट फोर्स लगेगा। तो इसके कारण इसका जो वेट का लॉस होगा वो भी 4 kg होगा। जब इसका वेट का 4 kg लॉस होगा तो हमें इसका ये कितने का लगेगा, ये वेट 6 kg का लगेगा, क्योंकि ओरिजिनल वेट तो इसका 10 kg है, लेकिन जो ये 4 kg अपैरेंट लॉस है, इसका अपैरेंट वेट लॉस है, आभासी वेट लॉस है। तो हमें ये वाटर में 6 kg का ही फील होगा, इसका जो वेट है वो 6 kg रह जाएगा, 6 kg के वेट की तरह तैरेगा या डूबेगा। तो इसलिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल इस हिसाब से काम करता है। इसको हम अच्छी तरह से देखने के लिए चलो देखते हैं आगे। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है कि कोई भी अगर हम बॉडी को इमर्स करेंगे, डुबोएंगे आंशिक रूप से पूरी तरह से, तो उसी के बराबर जितना उसने वाटर को डिस्प्लेस्ड किया है, लिक्विड को डिस्प्लेस्ड किया है, उसी के इक्वल एक अपवार्ड फोर्स, बॉयंट फोर्स बोलते हैं इसे, वो मिलेगा। और उसी के कारण उसका इक्वल वेट, जितना उसने वाटर डिस्प्लेस्ड किया है उतना ही इक्वल वेट लॉस होगा। तो यहाँ पे हो गया हमारा अपवार्ड, यहाँ पे हो गया हमारा यहाँ पे हमारा बॉयंट फोर्स हो गया Fv इक्वल टू रो इंटू जी इंटू वी। यहाँ पे Fb हो गया हमारा बॉयंट फोर्स, BUOYANT फोर्स।
और रो हो गया, ये हमारा डेंसिटी है। डेंसिटी मीन्स डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी ये होता है हमारा। जी क्या है यहाँ पे हमारा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो हमारा त्वरण है किसके कारण? ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण है वो है। वी क्या है यहाँ पे हमारा? वॉल्यूम, या जो वाटर या लिक्विड डिस्प्लेस्ड या उसका वॉल्यूम है। तो हम इसको आगे देखते हैं कि द मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज, जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है उसका मास क्या होगा? तो मास इज इक्वल टू रो इंटू वी, एम इक्वल टू रो इंटू वी। यहाँ पे रो हमारा डेंसिटी और ये वी वॉल्यूम। रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो इस हिसाब से वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इज, तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है ये, तो इसका मास हो गया, और इसका वेट क्या होगा? इसका वेट होगा मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जिसका डिस्प्लेस्ड लिक्विड है उसका वेट होगा हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू रो वी इंटू जी। और इसको हम लिख सकते हैं अपरेंट लॉस ऑफ वेट। आभासी जो लॉस हुआ है हमारा वेट का वो कितना होगा? अपरेंट लॉस ऑफ वेट इज इक्वल टू रो इंटू वी इंटू जी। ये क्या है हमारा? जो डिस्प्लेस्ड वाटर है उसका वेट है। सो द थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू, थ्रस्ट फोर्स या बुएंट फोर्स सेम है। अगर हम फ्लूइड के लिए काम कर रहे हैं तो फ्लूइड मीन्स गैस और लिक्विड, और मोस्टली अगर फ्लूइड का मीन्स है यहाँ पे लिक्विड। जो भी बुएंट फोर्स क्या होता है, कोई भी फ्लूइड में, लिक्विड में जो किसी भी वस्तु को, ऑब्जेक्ट को फ्लोट करने के लिए, तैरने के लिए जो आवश्यक बल चाहिए होता है उसको हम बुएंट फोर्स बोलते हैं, उत्प्लावक बल। तो यहाँ पे उत्प्लावक बल होगा हमारा, जिसको हम एफ वी के से रिप्रेजेंट करेंगे, या अपवार्ड थ्रस्ट या थ्रस्ट या बुएंट फोर्स, रो इंटू वी इंटू जी। तो 10 थ्रस्ट फोर्स को हम क्या बोलते हैं? आल्सो बुएंट फोर्स, और बिकॉज इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्जेक्ट टू फ्लोट। तो ये किसी भी वस्तु के तैरने के लिए जरूरी होता है बुएंट फोर्स, तो इसको हम बुएंट फोर्स बोलते हैं। और इसी कारण से इस बुएंट फोर्स जो उत्प्लावक बल होता है, इसी कारण हम इसको लॉ ऑफ बुएंसी, उत्प्लावकता का नियम, या उत्क्षेप नियम, उत्प्लावकता का नियम, उत्प्लावकता का नियम भी बोलते हैं। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल को हम जब भी यूज मिलेंगे तो इसका एफ वी इक्वल टू रो वी इंटू जी। यहाँ पे हमारा रो वी क्या है? ये हमारा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल के? इसके किसी भी फ्लोटिंग उसमें, जैसे कि हम सबमरीन हुए और हॉट एयर बैलून हो गए और हाइड्रोमीटर, इसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज करते हैं। और यहाँ पे जो हमारा बुएंट फोर्स है, ये किसी भी वस्तु को फ्लोट या सिंक, किसी भी वस्तु को तैरने के लिए या डूबने के लिए ज़रूरी होता है हमारा जो बुएंट फोर्स होता है। ये अगर किसी भी वस्तु के लिए, कोई भी वस्तु है, अगर उसको किसी भी लिक्विड में आंशिक या पूरी तरह डूबो रहे हैं और उसका जो बुएंट फोर्स है वो उसके वेट जितना उसने वाटर डिस्प्लेस्ड किया है उसके इक्वल नहीं है, उससे कम है,
तो वो वस्तु डूब जाएगी, अगर ज़्यादा या इक्वल है तो वस्तु तैरेगी। नेक्स्ट है हमारा अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल क्या बताता है? ये बताता है कि एक अनएक्साइटेड परमाणु में इलेक्ट्रॉन सबसे कम ऊर्जा ऑर्बिटल्स में उपलब्ध रहते हैं। तो कोई भी अनएक्साइटेड परमाणु है तो इलेक्ट्रॉन उसमें सबसे पहले कहाँ उपलब्ध होंगे? सबसे कम ऊर्जा स्तर वाले सेल्स में उपलब्ध होंगे। जहाँ पे सबसे कम ऊर्जा स्तर वाले सेल होंगे, कोष होंगे, उनमें उपलब्ध होंगे। तो सिंपली हम जब भी किसी भी एलिमेंट का एटम्स में उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो सबसे पहले हम उसमें दो चीज़ें देखते हैं। एक तो उसका एटम्स में उसके नाभिक के अलावा जब बाहर देखेंगे तो उसमें सेल्स होंगे, और एक होंगे सेल और एक होगा सब सेल। तो सेल होंगे उसमें KLMN, और सब सेल होंगे हमारे SPD और F। तो सबसे पहले सेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो होंगे एक क्वांटम नंबर होता है, एक क्वांटम सेल का जो नंबर होता है उस फॉर्मूले से भरे जाएंगे। क्वांटम सेल की फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा क्वांटम सेल इक्वल टू 2n²। यहाँ पे n की वैल्यू है 1 2 3 4, और जो सब सेल होंगे हमारे उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे सब सेल में, वो भरे जाएंगे 2l+1। यहाँ पे l की वैल्यू है हमारी L की वैल्यू है 0 1 2 3। तो इस हिसाब से किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो 2n² फॉर्मूले से भरे जाएंगे, 2n² से, और 2n² से भरे जाएंगे। तो इस हिसाब से किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन जो भरे जाएंगे उनकी संख्या होगी 2 8 18 और 32। और किसी भी सेल है का जो सब सेल होगा, कोई भी सेल है जैसे फर्स्ट सेल होंगे तो उसमें एक सब सेल होगा, सेकंड जो सेल है उसमें 2 सब सेल होंगे, थर्ड सब सेल है उसमें 3 सब सेल, और जो फोर्थ सेल है हमारी जो KLMN सेल है उसमें 4 सब सेल होंगे। कौन कौन से? फर्स्ट जो K सेल है हमारी उसमें होगा फर्स्ट सब सेल 1s, सेकंड है ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5 5th, ऐसे चलता रहेगा कंटिन्यूसली। तो सब सेल में भरे जाएंगे वो है हमारे 2l+1। इस हिसाब से जो हमारे यहाँ पे l की वैल्यू है 0 1 2 3 है। तो इस हिसाब से जो इनमें भरे जाएंगे जो कोष होंगे हमारे उनमें भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 2 6 10 और 14। ये हमारे इसमें भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो इस हिसाब से अफबाउ नियम के हिसाब से इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी सेल में जो भरे जाएंगे वो होंगे 2n², और किसी भी सेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो होंगे 2l+1। तो किसी भी सेल में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 8 18 32, और किसी भी सब सेल में भरे जाने वाले मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 6 10 और 14। तो ये हमारा अफबाउ के हिसाब से हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इसको हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल का एक
सिंपली डायग्राम दिया हुआ है। तो इसमें ये हमारा फर्स्ट वर्ग है, ये हमारा 18th वर्ग है, और इसमें ये 7 पीरियड है, आवर्त हमारे, ये आवर्त है हमारे, और ये हो गया हमारा एस ब्लॉक, ये हमारा एस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, और ये पी ब्लॉक, और ये हमारा एफ ब्लॉक। तो एस ब्लॉक में जो फर्स्ट वर्ग है, इसमें सबसे लोवेस्ट एनर्जी लेवल्स पूरे आवर्त सारणी में 1s है, ये 1s है, ये सबसे लोवेस्ट एनर्जी लेवल्स है इसका। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स इसमें भरे जाएंगे, और इसके बाद इस डायरेक्शन में इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लोवेस्ट से हायर एनर्जी लेवल्स में चलता रहेगा। इससे ज़्यादा 2s में भरे जाएंगे, 2s के बाद p में भरे जाएंगे, जो 2p होगा उसमें, इस हिसाब से इस डायरेक्शन में चलता रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो और इसके अलावा हम इसको देखें तो जो फर्स्ट वर्ग होता है इसको बोलते हैं एल्कली मेटल, सेकंड होता है इसको बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल, और जो इसका थर्ड वर्ग है या पूरा डी ब्लॉक है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। और ये हमारा 18th वर्ग है, 18th वर्ग, ये इसको बोलते हैं 18th वर्ग, और जीरो ग्रुप या नोबल गैसेज, जो अक्रिय गैस होती है वो पूरी इसमें होती है। और ये हमारा पी ब्लॉक है, इसमें हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं, हेलोजेंस होती है, ये होते हैं। और ये हमारा जो डी ब्लॉक है इसमें कुछ यहाँ, और पूरे एफ ब्लॉक में अधिकांशतः तत्व जो भी होते हैं ये रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। और पूरे हमारे आवर्त सारणी में जो तत्व है वो है 118। तो सिंपली आप बहु नियम के हिसाब से इसमें इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स में भरे जाएंगे, उसके बाद ही हम नेक्स्ट एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, ऑक्यूपाई करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ब्राउनियन मोशन। तो ब्राउनियन मोशन क्या कहता है? इट इज ए जिगजैग इरेगुलर मोशन exhibited by small solid particles when suspended in liquid gas due to irregular bombardment by the liquid gas or molecules. Brownian motion is random uncontrolled movement of particles in the fluid as they constantly collide with them. Brownian motion क्या है? ये एक जब कभी भी किसी लिक्विड या गैस में हम स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स मिलाते हैं तो जो इसके मॉलिक्यूल्स है गैस और लिक्विड के, वो इन पे बम्बार्डमेंट करते हैं, एक बमबारी करते हैं। उसके कारण ये छोटे छोटे ठोस के जो कण होते हैं वो अनियमित और अनिश्चित दिशा में गति दर्शाते हैं। सिंपली यही हमारे ब्राउनियन मोशन है। किसी भी लिक्विड और गैस में सस्पेंडेड जो सॉलिड पार्टिकल्स है उन पे जब लिक्विड और गैस मॉलिक्यूल्स की बम्बार्डमेंट होती है, बमबारी होती है, तो उसके कारण ये अनियमित गति दर्शाते हैं और अनिश्चित दिशा में। इसको हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें क्या है, कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स है छोटे छोटे, उनको किसी गैस या लिक्विड में मिलाया गया है। तो जब सॉलिड और लिक्विड के मॉलिक्यूल होंगे, जो इसके मॉलिक्यूल होंगे वो इन पे बम्बार्डमेंट करेंगे। तो इस कारण जो सॉलिड और गैस के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो अनिश्चित और अनियमित दिशा में गति दर्शाते हैं। ये जैसा कि हमें दिख रहा है, इनकी गति फिक्स नहीं है, गति और इनकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है। तो इसके उदाहरण है हमारे, जैसे अंधेरे कमरे में धूल के कण और कोई भी एयर पोल्यूशन है तो उसमें जो एयर पोल्यूटेंट होते हैं उसके पार्टिकल्स, और जो डिफ्यूजन के कारण हमारे बोन्स है या प्लाज्मा है, प्लाज्मा सेल, जो हमारे सेल है उसमें प्लाज्मा या हमारे जो बोन्स है उसमें कैल्शियम या और पदार्थ वो इसी कारण घुले होते हैं। और ऑयल ड्रॉप में पोलन ग्रेन्स, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा बर्नौली प्रिंसिपल। बर्नौली प्रिंसिपल से पहले हम देखते हैं अवोगाड्रो लॉ। तो अवोगाड्रो लॉ क्या बताता है? ये बताता है कि जब तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में सभी गैसों की समान मात्रा में समान अणु होते हैं। तो सिंपली ये बताता है कि जब टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो
टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो तो इस परिस्थिति में सभी गैसों में अणुओं की मात्रा समान होगी। जो अणुओं का वॉल्यूम होगा, जिसको हम जो अणु है किसी भी गैस में अणुओं की संख्या हम नापते हैं नंबर ऑफ मोल्स। जो मोल होता है इसकी अणुओं की संख्या होती है, उसकी एक यूनिट है, ऐसा यूनिट है मोल्स। किसी भी गैस में उसके अणुओं की संख्या नंबर ऑफ मोल्स में मापी जाती है। तो जब टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो तो किसी भी गैस में उसके अणुओं की मात्रा समान होगी। तो V प्रोपोर्शनल टू N और V प्रोपोर्शनल टू Vn बाय K इज इक्वल टू K। इसको हम दोबारा लिख लेते हैं। V प्रोपोर्शनल टू N मीन्स इसका जो वॉल्यूम है वो प्रोपोर्शनल हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इसके नंबर ऑफ मोल्स है उनके। और इसको हम लिख सकते हैं V बाई N इजक्वल टू K। K क्या है हमारा कांस्टेंट है, और V क्या है हमारा वॉल्यूम ऑफ गैस, और N हो गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। K हमारा कांस्टेंट है। और हम इसको लिख सकते हैं डिफरेंट गैसेज के लिए V1 बाई N1 और V2 बाई N2। यहाँ पे V1 हो गया फर्स्ट गैस का वॉल्यूम, V2 हो गया सेकंड गैस का वॉल्यूम, N1 हो गया फर्स्ट गैस के नंबर ऑफ मोल्स, और सेकंड हो गया सेकंड गैस के नंबर ऑफ मोल्स। तो अवोगाड्रो का नियम बोलता है V प्रोपोर्शनल टू N और Vn बाय N1 और इज इक्वल टू V2 बाय N2। नेक्स्ट है हमारा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ कहता है कि जब तापमान स्थिर रहता है तो गैस के लिए दिए गए द्रव्यमान का आयतन गैस के दबाव के साथ भिन्न होता है। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो टेम्परेचर हमारा सेम है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो इसका वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इसके प्रेशर के। जो इसका वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, और वाइस वर्सा कर लें इसको, इसका जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इसके वॉल्यूम के। और इसको लिख सकते हैं हम P इजक्वल टू K 1 बाय V, ये लिख सकते हैं। और इसको और सिंपल करें, P इजक्वल टू K 1 बाय V इजक्वल टू PV इजक्वल टू PV इजक्वल टू K। और अगर हम दो डिफरेंट गैसों के लिए देखें तो P1 V1 इजक्वल टू K, P2 V2 इजक्वल टू K। ये हमारा फर्स्ट गैस के लिए, ये हमारा सेकंड गैस के लिए। अगर हम इसको एक इक्वेशन में रखें तो P1 V1 इजक्वल टू P2 V2। ये हमारा बॉयल्स लॉ है, जो कहता है कि जब टेम्परेचर और उसका जो अमाउंट है वो सेम हो तो इस कंडीशन में जो इसका आयतन है वो उसके प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट है हमारा चार्ल्स लॉ। ये चार्ल्स लॉ, अवोगाड्रो लॉ और बॉयल्स लॉ, ये हमारे गैसों के लिए काम आने वाले लॉ है, और इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे यूपीएससी का हो या आरआरबी हो या एसएससी हो, बैंक हो। ये इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये आपको आने चाहिए इससे जुड़े हुए क्वेश्चन। और ये लॉ क्या है,
नेक्स्ट है हमारा, चलो चार्ल्स लॉ, इसको देखते हैं। तो चार्ल्स लॉ इट स्टेट द प्रेशर रिमेन कांस्टेंट द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास इंक्रीज और डिक्रीज बाय पार्ट ऑफ इट्स वॉल्यूम एट डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस फॉर ईच डिग्री सेल्सियस राइज और फॉल इट्स टेम्परेचर। तो ये कहता है कि जब दबाव स्थिर रहता है और उसकी मात्रा स्थिर रहती है किसी गैस की, तो इसका द्रव्यमान का आयतन बढ़ता या घटता है टेम्परेचर के साथ साथ। तो सिंपली ये क्या कहता है, ये कहता है कि जब इसका जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। जब इसका प्रेशर और अमाउंट कांस्टेंट हो, सेम हो हर कंडीशन में, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो इसका टेम्परेचर है एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में नापते हैं हम उसके लिए। तो V प्रोपोर्शनल टू T, और इसको लिख सकते हैं हम V इज इक्वल टू KT। और डिफरेंट गैस के लिए देखें हम, दो डिफरेंट गैस के लिए V1 बाई T1 और V2 बाई T2। तो ये तो हो गया हमारा इसका लॉ, और ये हमारा डिफरेंट केसेस के लिए इसका एक्सप्रेशन। तो सिंपली चार्ल्स लॉ कहता है कि जब किसी गैस के लिए उसका प्रेशर और उसका अमाउंट कांस्टेंट हो या सेम हो हर कंडीशन में, तो उसका जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके टेम्परेचर के। जब उसका टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट उसके वॉल्यूम पर होगा। तो चार्ल्स लॉ प्रॉब्लम है इनिशियल सेट ऑफ कंडीशन V1 एंड T1, देन फाइनल सेट ऑफ कंडीशन V2 एंड T2। बोथ कंडीशन मस्ट सेटिस्फाई चार्ल्स लॉ एंड देयरफॉर, ये हमने पहले देख लिया है, ये V1 बाई T1 और V2 बाई T2। यहाँ पे ये काम करेगा जब टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर में हम लेंगे केल्विन में। नेक्स्ट है हमारा द आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है ये हम देखेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन मीन्स ये हमारा जो हमने पहले के तीनों लॉ देखे हैं उनका एक कंबाइंड रूप है, जिसमें अवोगाड्रो लॉ, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, ये तीनों का जो तीनों हिस्टोरिकल रूल्स है, हिस्टोरिकल लॉ है, इनसे जो उत्पन्न होगा इनका कॉम्बिनेशन वही इसका आइडियल गैस लॉ है, या गैसों का आदर्श नियम बोल सकते हैं, या इक्वेशन बोल सकते हैं हम इसको। तो सबसे पहले हम जो इनकी प्रॉपर्टीज़ है इस तीनों लॉ, उनके बीच का जो नियम है ये कब काम करता है, जब सारी प्रॉपर्टी या और प्रॉपर्टीज़, इन नियमों के अलावा और प्रॉपर्टीज़ कांस्टेंट हो, ये तब काम करता है। तो द थ्री हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट गैस लॉ डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन द टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस वाइल कीपिंग अदर प्रॉपर्टीज कांस्टेंट। तो ये किसी भी दो प्रॉपर्टीज़ के बीच का रिलेशनशिप है जब और प्रॉपर्टीज कांस्टेंट रखी गई हो। सबसे पहले हमारा बॉयल्स लॉ है, वो क्या कहता है, बॉयल्स लॉ क्या कहता है, V प्रोपोर्शनल टू 1/P। यहाँ पे हमारा कांस्टेंट क्या है, एक तो इसके नंबर ऑफ मोल, इसकी जो अमाउंट है वो हमेशा सेम है, और जो इसका टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। सेकंड है हमारा चार्ल्स लॉ, ये कहता है कि इसका जब प्रेशर कांस्टेंट हो और इसका अमाउंट कांस्टेंट हो तो इसका वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके टेम्परेचर के, ये कांस्टेंट। थर्ड है हमारा अवोगाड्रो लॉ, ये कहता है कि जब किसी का प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो इसका वॉल्यूम है वो डायरेक्ट इसके अमाउंट के, या जो इसके अणुओं की संख्या है उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो जब हम इनको तीनों को एक साथ मिलाएंगे, इन तीनों को, ये हमारा बॉयल्स लॉ हो गया, ये चार्ल्स लॉ हो गया, ये अवोगाड्रो लॉ हो गया, इनको हम एक साथ मिलाएंगे तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन, इसकी फर्स्ट कंडीशन
बनेगी, जो आइडियल गैस लॉ है। तो जब हम इनको मिलाएंगे तो ये हो गया हमारा तो जब हम इन तीनों को मिलाएंगे, तीनों रिलेशनशिप को, तो हमारी एक कंडीशन बनेगी। तो कंडीशन क्या होगी, तो चलो हम देखते हैं। जब हम तीनों को मिलाएंगे, वी फर्स्ट जो हमारा बॉयल्स लॉ है उसको, सेकंड हमारा चार्ल्स लॉ, थर्ड है हमारा अवोगाड्रो लॉ, इन तीनों को मिलाएंगे तो हमारे पास एक कंडीशन बनेगी, वो होगी वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू एन टी अपॉन पी। एन हमारा नंबर ऑफ मोल्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये टेम्परेचर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो हमारा प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमारी कंडीशन होगी, और हम इसको लिख सकते हैं V इक्वल टू आर एन टी अपॉन पी। यह आर हमारा कांस्टेंट है, इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या गैस कांस्टेंट बोलते हैं। यहाँ पे आर की वैल्यू है हमारी 8.314 जूल। इसको दूसरी जगह लिख देते हैं आर की वैल्यू, ये हमारा V इक्वल टू आर एन टी अपॉन पी, और आर की वैल्यू है हमारी 81.34 जूल पर मोल केल्विन। और इसको हम दोबारा अरेंज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, इनको एक साथ लाके पी वी इक्वल टू एन आर टी। ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है, जो गैसों की आदर्श इक्वेशन, और इसको हम गैसों का आदर्श नियम कहते हैं कि जब प्रेशर